तो ये तो बीजेपी की भाजपा की पुरानी आदत है और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताज्जुब की बात नहीं है। असल मुद्दों से गुजरात की जनता की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो उन्होंने कोविड में लोगों को लाचार और यतीम बनाकर, बेसहारा बनाकर छोड़ दिया, जिससे कई लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोज़गारी युवाओं का मुखद्दर बन चुका है, जनता की तनख्वाहें कम हो रही हैं, तो मिस गवर्नेंस है गुजरात में। तो बीजेपी की ये कोशिश है, तो ये नई बात नहीं है, मगर बीजेपी अपनी नाकामियों को इस तरह के फैसलों से नहीं छुपा पाएगी। सर, खास करके आपने भी ये बोला है कि 8 सालों में मोदी जी की वजह से जो है वो मुसलमानों पॉलिटिकली इनविजिबल पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसका क्रेडिट, इसका सहरा और मुबारकबाद के मुस्तहक़ देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को अपनाया, देश को इस तरीके से चलाया उन्होंने कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी सरकार ने एक हेट्रेड को पैदा किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने शक पैदा किया, मुसलमानों को उन्होंने एक दुश्मन के तौर पर उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने पेश किया। उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि अब सब पार्टियां ये देख रही हैं कि कैसे अगर मोदी को हराना है या पॉलिटिकली उनको डिफीट देना है तो वो उनसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल कर दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हो, वो मुसलमानों का नाम लेने से डरती हैं और मुसलमानों के इश्यूज़ को हाईलाइट करने से डरती है। जबकि अगर आप देखेंगे कि दलित समाज, आदिवासी समाज के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी किसी से हुई है सरकारों की तरफ से, तो वो मुसलमान उसमें शामिल है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज पॉलिटिकली मुसलमानों को एलिनेट कर दिया जा रहा है, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इकोनॉमिकली मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुका है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो कोई पार्टी नहीं करना चाहती। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भारत की राजनीति में और गुजरात में मुसलमानों के वोट की ना ज़रूरत है ना उसकी अहमियत है दूसरे पार्टीज़ को, इसलिए उनको पॉलिटिकली इनविजिबल बना दिया गया है। सिर्फ खास करके ये भी बताया जा रहा है कि जब से बात एआईएमआईएम की होती है तब से यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की बी पार्टी है। कल भी तेजस्वी यादव ने यही स्टेटमेंट दिया कि ओवैसी जी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी ही है। कहाँ दिया इसने स्टेटमेंट दिया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला है। गुजरात में? नहीं नहीं, गुजरात में। या देखिए, नीतीश कुमार कितने मरतबा मुख्यमंत्री भाजपा से बने? हाँ, आप उनको गले लगा लिए, भाजपा से मिलकर वो मुख्यमंत्री बने पहली मरतबा, भाजपा को छोड़ा तो आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, सेक्युलर हुए। फिर उन्होंने उनको, नीतीश कुमार ने राजद को गाली दी, फिर भाजपा के साथ चले गए और नीतीश कुमार जब कम्युनल हो गए, अब नीतीश कुमार फिर भाजपा को छोड़ दिए, इनसे गले मिल लिए, इनसे शादी कर लिए राजद के लोगों से, तो वो सेकुलर हो गए। तो राजद के लोगों से मुझे कोई सेकुलर की और बी टीम ए टीम की ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक लो लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार से उनका अलायंस क्या है वो बताएं। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो क्या कम्युनल थे, अब तुम्हारे साथ आ गए तो क्या दूध के धुले हो गए? तो आप खुद अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है बिहार के, इसीलिए ओवैसी उनको, उनकी आंखों में बड़ा खटकता है क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं। सर, एक बात ये भी है कि आपकी जो पार्टी है वहाँ पे ही हवाला कांड एक सामने आया है बारडोली में ही। जब वहाँ पे ऐसा सीन है कि कहाँ पे? गुजरात के पास ही बारडोली जगह है, वहाँ पे ये गुजरात पुलिस ने एक रैकेट जब्त किया है जिसमें ये आपके जो ब्लैक मनी है वो गुजरात में नहीं आके नहीं, पहुँची देखिए, है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, रोके और देखे, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको रोके, जो कानून के ख़िलाफ़ है उसमें उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल कोई गलती कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। और मगर सवाल ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या करेंगे?
इलेक्टोरल बॉन्ड तो ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को और आरबीआई को मालूम कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन बना रहा है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो हमारी लोकशाही के, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। चुनाव आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, अभी इस चुनाव की तैयारी तो हम लोग, आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से मैं खुद रेगुलर आ रहा हूँ, और हमारे जो गुजरात के अध्यक्ष हैं जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हमारे तमाम जिम्मेदार पार्टी के, उनके साथ मिलकर चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हमने बहुत से विधानसभा से अपने कैंडिडेट्स का भी नाम का ऐलान कर दिया है, और इस सिलसिले में मैं कल भी था, आज भी हूँ, और गुजरात को आते रहेंगे हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स की पार्टी कामयाबी के लिए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत मुद्दे हैं गुजरात की जनता के लिए। गुजरात की जनता भाजपा की 30 साल की सरकार में देख रही है कि बीजेपी में एक अहंकार पैदा हो चुका है, बीजेपी में बड़ा एरोगेंस पैदा हो चुका है, और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी उनको हरा नहीं पाई है। तो इसलिए बीजेपी गवर्नेंस के नाम पर कुछ दिखा नहीं पा रही है। रोज़गार का मसला है, शिक्षा का मसला है, हेल्थ का मसला है, महंगाई का मसला है। अब डबल इंजन बोलकर क्या मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि हर जगह पर गरीबी, पॉवर्टी बढ़ चुकी है। गुजरात में फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत मुद्दे हैं गुजरात की चुनाव में बीजेपी के ख़िलाफ़, और सच्चाई पर मुबन्नी है, कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है। तो ये हम सब चीज़ों को उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जहाँ पर हर समाज की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या एक पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है, अगर किसी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, ना किसी की पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब सब समाज को उनका एक मुकाम मिल चुका है, हिस्सेदारी में उनको हिस्सा मिल चुका है, अगर किसी को अपना हिस्सा नहीं मिला है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को नहीं मिला। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि उनको भी उनका हिस्सा मिले, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मजबूत किया जाए और उनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।